नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं भारत की राज व्यवस्था के साथ। बिहार में राजनीतिक हवा बहने लगी है, क्योंकि बिहार में यह वर्ष चुनाव के वर्ष के रूप में विशेष रूप से देखा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव सामने हैं और तमाम संकटों के बीच में लगभग ये लगता है कि तय ही है कि लोकतंत्र का यह महापर्व संपन्न होगा, निर्वाचन। तो चुनाव में राजनीति को समझना यह हमारे लिए आवश्यक होता है। राजनीति को समझने के लिए हम आपके ऊपर छोड़ते हैं और थोड़ी सी चर्चा राज व्यवस्था की करते हैं। पॉलिटिक्स और पॉलिटी बहुत ही एक दूसरे से कनेक्टेड वर्ड है, और यूं समझा जाए कि देश की जितनी राजनीति है उसका जमीन तैयार करने का कार्य पॉलिटी करता है। हमारा देश आज़ादी की एक लंबी लड़ाई लड़ा और आज़ादी की लड़ाई में बहुतों कुर्बानियां दी गई। फिर उसके बाद जब आज़ादी निकट दिखने लगी, तब देश को कैसे चलाया जाए इसके लिए एक संविधान सभा गठित की गई और ये निर्णय लिया गया कि देश कानून से चलेगा, देश नियमों से चलेगा। देश को जिन नियमों और कानूनों से चलाया जाएगा, इसके लिए संविधान सभा ने लंबा काम किया और संविधान सभा ने काम करने के बाद एक संविधान की रचना की और संविधान के लक्ष्य को अपने प्रस्ताव में स्पष्ट करने की कोशिश की। और संविधान के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए हमारे देश के पुरोधाओं ने, देश के लिए स्वप्न देखने वाले राजनेताओं कह लें, संविधान मर्मज्ञ कह लें, विधि के ज्ञाता कह लें, उन्होंने जो स्वप्न देखा था उसके तहत उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, एक ऐसा भारत देखना चाहा था जिस भारत में हो क्या, तो भारत में स्वतंत्रता, समता और न्याय का समाज हो, न्याय पर आधारित समाज हो, जहां किसी तरह की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अन्याय न हो, न्याय मिले सबको। फिर उसके बाद स्वतंत्रता की बात की गई, व्यक्ति की स्वतंत्रता की। व्यक्ति को स्वतंत्रता किस तरह की मिले? विचार रखने की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की, विश्वास की। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को अपने विचार रखने के लिए, अपने लिए धर्म चयन करने के लिए उपासना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। इसके पश्चात समता की बात की गई और कहा गया प्रतिष्ठा में, अवसर में हर व्यक्ति को समता मिले, जिसकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसे किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए स्वतंत्रता मिले, वह किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, यह सुविधा दिया जाए। चाहे वो क्षेत्र खेल का हो, क्षेत्र राजनीति का हो, क्षेत्र समाज सेवा का हो या क्षेत्र सरकारी सेवाओं में जाने का हो। इस प्रकार से ये सोचा गया और यह सोच थी कि यदि ऐसा हम कर पाते हैं तो देश में एक भ्रातृत्व और बंधुत्व का वातावरण बनेगा, जिससे हमारे देश में राष्ट्रीय एकता के तत्व विकसित होंगे और भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहेगी, भारत की एकता और अखंडता सलामत रहेगी। सरकार केंद्र में, राज्य में बनती है, चुनाव होते हैं और चुनाव के पश्चात सरकार बनती है और सरकार से उम्मीद हम करते हैं, उम्मीद हम ही नहीं करते, हमारा संविधान उम्मीद करता है कि संविधान के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसके तहत वो काम करें। सरकार काम करती भी है और सरकार को काम करने के लिए कुछ सहयोगी इकाइयां हैं जो सरकार का सहयोग करती है। तो हम अपने इंडियन पॉलिटी के सफर में इन्हीं सहयोगी इकाइयों से अपने सफर को शुरू करते हैं और हम सरकार की सहायता करने वाले इकाई को सुविधा से दो वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। एक वर्ग जिसको हम देखेंगे वह है संवैधानिक निकाय का और दूसरा है गैर संवैधानिक निकाय का। संवैधानिक निकाय वाला जो वर्ग है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं, इसमें हम किस किस को रख सकते हैं? सबसे पहला निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। संवैधानिक इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि अनुच्छेद 324 में
इसकी व्यवस्था की गई है। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग है। दोनों लोक सेवा आयोग हैं, अर्थात कि आम जन की सेवा के लिए जो आयोग गठित है केंद्र और राज्य में, यूपीएससी और बीपीएससी या एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की चर्चा और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा भारत के संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में की गई है। विशेष रूप से हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 के क में, 338 में जहां शेड्यूल कास्ट के लिए है, वही शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 338 का क निश्चित किया गया, अनुच्छेद बनाया गया है, जिसमें कि उनके लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया। भाषाई रूप से भी जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनकी भी सुविधा का ध्यान रखते हुए भारत में 1957 ईस्वी में अनुच्छेद 350 के ख में एक विशेष अधिकारी की व्यवस्था की गई है, जिसे हम भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी कहते हैं। इसके बाद हम भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है कैग, जिसको अनुच्छेद 148 के तहत व्यवस्थित किया गया है, व्यवस्था दी गई है। भारत का महान्यायवादी, इस पद की का सृजन अनुच्छेद 76 में किया गया। राज्य का महाधिवक्ता होगा और राज्य के महाधिवक्ता के पद का सृजन आर्टिकल 165 में है। तो ये था हमारा संवैधानिक निकाय। और गैर संवैधानिक निकाय की बात करें, गैर संवैधानिक निकाय को हम जब चर्चा करते हैं तो स्पष्ट है संविधान में जिक्र नहीं किया गया। यह समस्या के साथ साथ जो योजनाएं थी उसको क्रियान्वित कैसे किया जाए, कैसे दूर दूर तक पहुंचाया जाए, कैसे सामाजिक न्याय स्थापित हो सके, किसी का शोषण न हो, स्वतंत्रता किस प्रकार से बनी रहे सबकी, इसको ध्यान में रखते हुए गैर संवैधानिक निकाय का भी गठन किया गया है। सरकार अपनी सुविधा से इसको परिवर्तित भी करती रही है। अब जैसे पहले हमारे पास जो योजना आयोग था, अब वो योजना आयोग नहीं है और अब उसके जगह पर नीति आयोग है। तो गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नीति आयोग आता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और उसके बाद है लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो इस प्रकार से ये गैर संवैधानिक हैं और ये संवैधानिक हैं। हम बारी बारी से संवैधानिक और गैर संवैधानिक इकाइयों के बारे में चर्चा करेंगे, जानकारी को साझा करेंगे। और इस दौरान इस कड़ी में हम सबसे पहले ऊपर नीचे की बात छोड़कर हम शुरू करेंगे कैग से। इससे पीछे के क्लास में हमने निर्वाचन आयोग का जिक्र किया था, आज हम कैग के बारे में जानते हैं। कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे कि हम लोग शॉर्टकट में महालेखा परीक्षक और कैग के नाम से भी जानते हैं। यह नियंत्रण करता है, नाम से यह स्पष्ट है, नियंत्रक है। किसका नियंत्रण करता है? सरकार की वित्तीय नीतियों का, सरकार के वित्त से संबंधित मामलों में सहयोग प्रदान करना और उसकी नीतियों में का नियंत्रण करना इसका कार्य है। यह लेखा जोखा रखता है, महालेखा परीक्षक है, लेखा जोखा रखता है आय का, व्यय का, आय के स्रोतों का, व्यय के क्षेत्रों का, और फिर इसके बाद अपने तमाम रिपोर्टों को विविध लेखा, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी, अन्य अपने लेखा के माध्यम से राष्ट्रपति के सामने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सरकार के संरक्षक इकाइयों में इसे एक प्रमुख इकाई के रूप में देखा है और उन्होंने एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में इसको संज्ञा दी है। हम इसकी नियुक्ति की बात करें तो आदरणीय राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति समय से लेकर
6 वर्षों तक इनका कार्यकाल होता है। संविधान में वर्णित जो लक्ष्य हैं उसके प्रति इनकी प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं और उसी के साथ यह पद का शपथ ग्रहण करते हैं। इनका जो कार्यकाल है इसको हम आयु के आधार पर भी देख सकते हैं। इनका 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अथवा 6 वर्ष का कार्यकाल, तो कार्यकाल में 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, उसके अनुसार ये सेवा निवृत्त हो जाती है। सेवा निवृत्त होने से पूर्व स्वेच्छा से अपना पद का त्याग या राष्ट्रपति के पास त्याग पत्र भेज सकते हैं। वहीं बीच में भी इन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन बीच में किस कारण से हटाया जाएगा? बीच में हटाने के लिए अगर ऐसा कहीं होता है कि इन्हें अयोग्य करार देने हेतु, अयोग्य करार देने से संबंधित अथवा दुर्व्यवहार से संबंधित किसी प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में महामहिम राष्ट्रपति जी इनको इनके पद से हटा सकते हैं और तब इन्हें पद से मुक्त समझा जा सकता है। कुछ इसी तरीके का जो हटाने की बात है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के साथ भी कुछ इसी प्रकार की बात की जाती है। थोड़ी सी चर्चा हम इसके वेतन भत्ते और सुविधाओं की कर लें। वेतन भत्ते और सुविधाओं की बात अगर की जाए तो यह तय संसद के द्वारा होता है कि कितना वेतन मिलेगा, कौन सी सुविधाएं होंगी, किस प्रकार की इनके पास भत्ता किस तरह की दी जाए, इसका निर्णय संसद के द्वारा होता है। फिलहाल जो इनको सुविधा प्राप्त है, वेतन प्राप्त है, भत्ता मिल रहा है, वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तुल्य है, उन्हीं के समान है और उन्हीं के जैसा होता। इस पद की विशेषता या बाध्यता जिस नज़र से देखें हम, विशेषता जब इस ऊंचाई के पद तक आप पहुंच जाते हैं तो फिर दूसरा पद आपके लिए कोई विशेष अर्थ नहीं रखता, अथवा बाध्यता कि जब आप इस पद पर से रिटायर हो जाएं, सेवानिवृत्त हो जाएं, तो आपको दूसरा पद प्राप्त नहीं करना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी सेवा में आप योगदान नहीं दे सकते हैं और आप उसके बाद सारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो सकते हैं। निजी संस्थाओं में, निजी क्षेत्रों में आप स्वतंत्र हैं, आप किसी रूप में दे सकते हैं। चलते चलते अंत करते करते हम थोड़ा सा अनुच्छेद पर बात कर लें, जो बहुत उपयोगी समझा जाता है। अनुच्छेद 148 कैग के पद की व्यवस्था करता है। 149 कैग अर्थात महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियों की व्याख्या करता है। 150 कैग के द्वारा कितने प्रकार के लेखा तैयार होते हैं इसकी बात करता है, इसको विश्लेषित करता है। और 151 कैग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है महामहिम के समक्ष, इसकी बात करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम लोग मिलेंगे जब हम चर्चा करेंगे लोक सेवा आयोग के संदर्भ में।